हे गाइस, वेलकम बैक टू रिच माइंडसेट। दोस्तों, आज से 5000 साल पहले बेबीलोन नाम के एक शहर में अरकद नाम का एक आदमी रहता था, जो अपने शहर का सबसे रेस्पेक्टेड और अमीर आदमी था, क्योंकि ये काफी बुद्धिमान था और इसने अपनी लाइफ में सारी दौलत खुद ही कमाई थी अपनी मेहनत और समझदारी से। तो जब इसका इकलौता बेटा बड़ा हुआ तो इसने डिसाइड किया कि ये अपनी सारी दौलत अपने बेटे को यूं ही देगा नहीं, क्योंकि वो अगर पैसा कमाने और उसे संभालने के लायक नहीं है तो वो इसे वेस्ट कर देगा। तो एक दिन अरकद अपने बेटे नोमेसिर को बुलाता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, अपनी समझदारी से बहुत सारे पैसे कमाए हैं और उसे ग्रो भी किया है और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी की है, लेकिन अब मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि तुम मेरी इस पूरी दौलत को संभालो और उसे और ग्रो करो। लेकिन तुम्हें इस चीज को प्रूव करना होगा कि तुम इस दौलत को संभालने के काबिल हो, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस शहर के बाहर जाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है। और तुम्हारी शुरुआत के लिए मैं तुम्हें दो चीजें देता हूँ जो मुझे अपने अमीर बनने की जर्नी में नहीं मिली थी, लेकिन तुम्हें मिल रही है। सबसे पहली चीज ये है, एक ये सोने से भरा थैला, जिसे अगर तुम ध्यान से यूज करोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी दौलत का बीज बन सकती है। और दूसरी चीज ये 5 लेटर है जिसपे मैंने अमीर बनने के 5 गोल्डन रूल्स लिखे हैं। अगर तुम ये गोल्डन रूल्स को पढ़कर अच्छे से समझ लेते हो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते हो और तुम्हें पैसों की कोई टेंशन नहीं होगी। अब तुम्हें 10 साल के लिए इस घर से और शहर से बाहर जाना होगा इन दोनों चीजों के साथ, और 10 साल बाद जब तुम वापिस आओगे तो तुम्हें अपना हिसाब किताब देना होगा कि तुमने क्या किया, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम मेरी दौलत को संभालने के लायक हो या नहीं। अगर तुमने प्रूव कर दिया तो मेरी सारी दौलत तुम्हारी होगी। अगर तुमने अपनी काबिलियत प्रूव नहीं की तो मैं अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा और तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। तो तब अरकद का बेटा नोमेसिर उन दोनों चीजों को लेके, यानी सोने के सिक्कों का बैग अच्छे से पैक करके और उन लेटर्स को कॉटन के कपड़े में बांध के घर से निकलता है। उसकी माँ उसको एक गुलाम और कुछ घोड़े दे देती है उसकी सेफ्टी के लिए। फिर एग्जैक्ट 10 साल होने के बाद नोमेसिर घर आया और देखता है उसके पिताजी काफी बूढ़े हो गए थे, लेकिन उसे आता हुआ देख के उसके पिताजी काफी खुश होते हैं। और इसी खुशी में अरकद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को डिनर पर बुलाता है। फिर जब उनका डिनर हो जाता है तो फिर वो सब नोमेसिर की तरफ देखते हैं और उसके मॉम डैड भी नोमेसिर को सामने खड़ा करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने इन 10 सालों में क्या किया। तो नोमेसिर बताता है कि उसने शादी कर ली और वो अपनी बीवी और 2 बच्चों को साथ लेकर आया है, और कहता है कि पिताजी, मैं आपकी बुद्धिमानी और होशियारी को सलाम करता हूँ। 10 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था और आपने एक बहुत ही अच्छे पिता होने के नाते सोने के सिक्कों का बैग दिया, और साथ में उससे भी कीमती एक चीज दी जिसकी कीमत मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। और इसीलिए जब मैं बाहर गया तो मेरे हाथ से वो सोने के सिक्कों का बैग इतना जल्दी दूर चला गया जैसे एक बच्चे के हाथ से खरगोश छूट के भाग जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है उस खरगोश को संभाला कैसे जाए। तो ये सुन के उसके पिता हंसने लगे। फिर नोमेसिर कहता है कि सबसे पहले मैं निन्वे नाम के शहर में गया, क्योंकि वो शहर काफी तेजी से आबाद हो रहा था। तो मुझे लगा कि वहाँ पे पैसे कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो जब मैं उस शहर में एंटर कर रहा था तो मुझे 2 लोग मिले जो काफी फ्रेंडली थे। तो उसमें पहला वाला बोला कि इस शहर में एक आदमी रहता है जिसके पास एक घोड़ा है और वो हर हफ्ते एक घोड़े की रेस लगाता है, और जो उसमें उसे हरा देता है तो वो उसके बदले उसको एक बहुत बड़ी कीमत देता है। तो दूसरा वाला बोला कि मेरे पास एक जवान अरबी घोड़ा है जो काफी तेज भागता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर उस आदमी से कंपटीशन लेता और जीत जाता, क्योंकि मैंने सुना है उसके पास एक साधारण सा घोड़ा है जो मेरे घोड़े से काफी धीरे भागता है। तो इतने में नोमेसिर कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, तुम अपने घोड़े को रेस में लेकर आओ, मैं तुम्हें घोड़े पे शर्त लगाने के लिए तुम्हें पैसे दूंगा और फिर हम आधा आधा प्रॉफिट बांट लेंगे। तो जब एक्चुअली में घोड़ों की रेस हुई तो नोमेसिर का घोड़ा बुरी तरह से हार जाता है और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के देने पड़ते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि वो 2 लोग उस हॉर्स रेस वाले के पार्टनर्स थे जो अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। मतलब वो लोग उसको उसका पार्टनर बनने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में वो उसके पार्टनर थे। और वो लोग ऐसे नए नए सफर करने वाले लोगों को ढूंढते थे, उनको बातों में फंसा के उन्हें लूटते थे। फिर नोमेसिर अपने पिताजी को कहता है कि मुझे लगा कि मैं उसके बाद चौकन्ना हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मैं और पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन ये मेरे बेवकूफ बनने की शुरुआत थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मैं एक दूसरे आदमी से मिला जिससे मिलकर मुझे पता चला
कि वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और वो कोई जगह ढूंढ रहा है सेटल होने की। और उसे पता चला पास के ही एक गांव में एक बिजनेसमैन मर गया है जिसके पास बहुत सारे कपड़े और गुड्स थे जिसका वो बिजनेस करता था। तो उस बिजनेसमैन की बीवी उन सारी गुड्स को काफी सस्ते प्राइस पर सेल कर रही है और लोग उसे खरीद नहीं रहे क्योंकि किसी के पास उतने पैसे हैं नहीं। तो नोमेसिर का वो न्यू फ्रेंड कहता है कि हम इन सारे गुड्स को खरीद लेते हैं, फिर हम इसे काफी अच्छे प्रॉफिट पे सेल करेंगे और पार्टनरशिप में इस बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो ये आइडिया नोमेसिर को काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि अभी मैं अपने साथ पैसे लाया नहीं हूँ, तो तुम अभी ये गुड्स खरीद लो, मैं अपने शहर जाके गोल्ड लेके आता हूँ और तुम्हें मैं आधा पेमेंट कर दूंगा। तो नोमेसिर उसकी बात सुन के उसे पूरा पेमेंट करके सारे गुड्स अपने पास रखता है और उस आदमी का वेट करता है। लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद वो आदमी रिटर्न आता ही नहीं है क्योंकि उसे बिजनेस करने का कुछ अता पता होता नहीं है। तो वो गुड्स काफी टाइम तक ऐसे ही गोडाउन में पड़े होते हैं और अल्टीमेटली उसे वो सब माल सस्ते दाम पर सेल करना पड़ता है जिससे उसका काफी ज्यादा लॉस होता है। और इसके बाद वो और भी ऐसी गलती करता रहता है और फाइनली नोमेसिर के बुरे दिन चालू हो जाते हैं क्योंकि अब उसके पास कोई भी सोने के सिक्के बचते नहीं है। तो फिर वो एक नौकरी ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे काफी ढूंढने के बाद भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती है क्योंकि उसके पास कोई स्किल या एजुकेशन होती नहीं है। तो धीरे धीरे करके उसे अपने घोड़े बेचने पड़ते हैं, फिर उसे वो अपना गुलाम बेचना पड़ता है और फिर उसे अपने कपड़े बेचने पड़ते हैं ताकि उसको दिन का एक टाइम का खाना मिल सके। लेकिन धीरे धीरे वो टाइम भी आ जाता है जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता, मतलब एक टाइम का खाना भी नहीं। तब उसे उसके पिताजी की एक बात याद आती है कि अगर तुम्हें इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना है और इज्जत चाहिए तो तुम्हें उसे कमाना होगा। तो इसलिए वो सोचता है कि वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा और फाइनली नोमेसिर उन 5 लेटर्स को देखता है और रीड करता है क्योंकि अब उसके पास इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है। जब वो उसे रीड करता है तो वो अपने आप से कहता है कि काश उसने वो लेटर्स पहले पढ़ लिए होते तो उसे ये दिन देखने नहीं पड़ते। लेकिन खैर गलती तो उससे हो चुकी थी। और यहाँ तक की स्टोरी सुन के नोमेसिर के रिश्तेदार और मॉम डैड काफी टेंशन में आ जाते हैं। तब वो अपने पिताजी से काफी प्यार से कहता है कि आपने मुझे सोने के सिक्कों के साथ एक झोला दिया और वो 5 लेटर्स दिए जो मेरे हिसाब से ज्यादा वैल्यूएबल थे क्योंकि अब तक मैंने आपको अपने स्ट्रगल करने की कहानी सुनाई क्योंकि मैंने आपकी सबसे कीमती चीज को इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इन 5 गोल्डन रूल्स को दिल से फॉलो करूंगा और अपनी इज्जत आपके लिए कमाऊंगा। नोमेसिर एक लेबर यानी मजदूरी का काम करता है, यहाँ से उसे थोड़े से पैसे मिलते हैं क्योंकि पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, तो उसके लिए वो भी काफी हो जाते हैं। इसके साथ वो वेल्थ क्रिएशन का पहला रूल भी फॉलो करता है जो होता है गोल्ड कम्स हैप्पीली एंड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी to any man who will put by not less than 1/10 of his earnings to create an estate for his future। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब यह है कि अपनी इनकम का 10%, इससे एक भी परसेंट कम नहीं, उसे अलग कर दो अपने वेल्थ क्रिएशन और फ्यूचर के लिए। अगर आप ऐसा करते हो तो पैसा आपके पास खुशी खुशी आता रहेगा। अब इसकी ज्यादा डिटेल्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और दूसरा रूल है गोल्ड स्टेज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स कॉशियस ओनर हु इन्वेस्ट इट अंडर द एडवाइस ऑफ मैन वाइज इन इट्स हैंडलिंग। अब इसका मतलब है कि पैसा उन्हीं लोगों के पास टिकता है जो फाइनेंशियली स्मार्ट लोगों की गाइडेंस से इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए होते हो तो आपको बहुत सारे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस मिलेंगे और सब में अपना हाथ आजमा के आप अपना इतना पैसा लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारे पास पैसा लिमिटेड होता है। जैसे अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में न्यू हो तो आप बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी या एनएफटीज, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, यूलिप और ऐसी बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करो तो कुछ लोग यहाँ ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी करते हैं। यहाँ पे भी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। तो मेजोरिटी लोगों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक बढ़िया ऑप्शन होता है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को यहाँ से अच्छा खासा लॉस हो जाता है। मुझे काफी सारे लोग ईमेल, मैसेज और कमेंट करके कहते हैं कि डे ट्रेडिंग करके काफी सारे पैसे लूज किए हैं, काश उनको कोई पहले उनके रिस्क के बारे में बता देता। और अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा कि स्टॉक मार्केट में एक 90-90-90 का कॉन्सेप्ट है जो काफी फेमस है, जिसका मतलब है कि डे ट्रेडिंग करके 90% न्यू ट्रेडर अपना 90% कैपिटल लूज करते हैं सिर्फ शुरू के 90 डेज में। तो ये वेल्थ क्रिएशन के सेकंड लॉ को फॉलो नहीं करने का नतीजा होता है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स को मैं एक सिंपल एडवाइस यही देता हूँ कि आपको यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल की तरह नहीं खेलना है, बल्कि आपको एमएस धोनी की तरह खेलना है।
मतलब शुरू में ऐसी कंपनीज ढूंढो जिसमें कैपिटल लूज होने के चांसेस कम हो, मतलब जल्दी गेम से आपको आउट नहीं होना है, मतलब बाद में रन्स अपने आप स्कोर होते हैं कंपाउंडिंग के पावर से। और हमारी लाइफ एक टेस्ट मैच की तरह होती है, जैसे आप इसे डे ट्रेडिंग यानी T20 की तरह खेलोगे तो जल्दी आउट होके पछताते रहोगे। तो अब हम वापिस अरकद और नौमेसिर की स्टोरी पे आते हैं कि जब नौमेसिर मजदूरी करके थोड़ी बहुत सेविंग्स कर रहा था तो उसकी मुलाकात एक बहुत ही फाइनेंशियली स्मार्ट आदमी से होती है जिसका नाम किसी को पता नहीं होता है, लेकिन लोग उसे रॉकी के नाम से बुलाते हैं, जो उसे बिजनेस के बारे में सिखाता था। तो बाकी लोगों में और रॉकी में फर्क ये था कि वो डायरेक्टली कहीं पे इन्वेस्ट करने के टिप्स नहीं दे रहा था, बल्कि बिजनेस के टाइमलेस प्रिंसिपल सिखा रहा था। तो नौमेसिर अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को रॉकी की दी गई नॉलेज से बिजनेस में इन्वेस्ट करता और धीरे धीरे वो देखता कि उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। उसके प्रॉफिट काफी छोटे थे लेकिन उसका हौसला बुलंद हो चुका था। फिर तीसरा लॉ ये है कि गॉड लेबर्स केयरफुली एंड हार्टली फॉर इट्स वाइज ओनर हु फाइंड्स फॉर इट प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाइंग इवन एज द फ्लॉक्स ऑफ द फील्ड। जिसका मतलब यह है कि पैसा अपने फाइनेंशियली स्मार्ट मालिक के लिए काफी मेहनत और दिल से काम करता है और करता रहता है। अगर वो मालिक उन पैसों को कोई अच्छी और प्रॉफिटेबल जगह पे लगाए जिससे उस पैसे के बच्चे पैदा हो, मतलब पैसे से और पैसा बनता है, जिसे हम सिंपल भाषा में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। ये शुरू में थोड़ा स्लो होता है लेकिन उसके जरिए आप छोटे से अमाउंट के जरिए आप एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2003 में राकेश झुंझुनवाला ने एक टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया था। जब इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपए के आसपास था, जब ये कंपनी काफी एक्सपेंड हो रही थी और नए नए स्टोर्स ओपन कर रही थी, और अभी भी ये कंपनी काफी स्पीड में न्यू सिटीज में अपने स्टोर्स ओपन कर रही है, जो आप इनकी एनुअल रिपोर्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में पढ़ सकते हो। और इनका मैनेजमेंट काफी फोकस के साथ ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है, न्यू कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स लॉन्च होते जा रहे हैं। तो इससे हुआ ये, इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, यानी इन्होंने ज्यादा कस्टमर्स ऑन बोर्ड किए हैं, जिससे इसका रेवेन्यू यानी सेल्स इंक्रीज हुआ और अल्टीमेटली इनका नेट इनकम ग्रो हुआ। 8-9 साल पहले इनका प्रॉफिट 700 करोड़ से ऊपर था, लेकिन अब इनका प्रॉफिट 2000 करोड़ से ऊपर है। तो राकेश झुंझुनवाला ने अपने पैसों के लिए प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट ढूंढा, मतलब उन पैसों को काम पे लगाने के लिए एक अच्छी कंपनी ढूंढी जहां उनका पैसा हार्ड वर्क कर सके। और इसीलिए इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपए से ग्रो होके आज अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से राकेश झुंझुनवाला की वेल्थ 600 गुना बढ़ गई है। और अभी भी इस कंपनी का ग्रोथ स्कोर काफी अच्छा है, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी कम है, मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस बहुत ही कम है, और क्वालिटी चेक्स भी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये स्टॉक अगले 3-4 साल में डबल होता है तो राकेश झुंझुनवाला के लिए ये स्टॉक 1000 गुना से भी ज्यादा ग्रो हो जाएगा। मतलब अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किया होता तो 600 गुना के हिसाब से 6 करोड़ में ग्रो होता, और फिर 3-4 साल में 6 करोड़ और, मतलब 12 करोड़ सिर्फ 1 लाख कैपिटल से। और जिसने इसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया होता तो उसको और भी ज्यादा प्रॉफिट होता। तो ऐसी वेल्थ आपको जेन्युइन कंपनी के जरिए ही मिलेगी, जो ईमानदारी से अच्छे प्रॉफिट कमाती रहती है, कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू देती रहती है, जो हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचती रहती है। वरना अगर आप शॉर्टकट मारने जाओगे तो उससे होगा क्या, उसे हम नेक्स्ट लॉ में समझते हैं। तो चौथा लॉ है, गोल्ड स्लिप्स अवे फ्रॉम द मैन हु इन्वेस्टेड इन बिजनेसेस or purposes with which he is not familiar with or which are not approved by those skilled in its keep। इस रूल का मतलब ये है कि आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी आपको नॉलेज है, जिस पे आप अच्छा खासा भरोसा करते हो, या फिर जो नॉलेजेबल लोग होते हैं जो आपको कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंड करते हैं, तो आपको उनकी नॉलेज और उन पे ट्रस्ट होना चाहिए। अब दोस्तों, इस रूल को वॉरेन बुफे अपने लेटर्स में बहुत बार कहते हैं कि वी नेवर इन्वेस्ट इन बिजनेसेस और प्लेसेस विच वी फुली डू नॉट अंडरस्टैंड, जिसको वॉरेन बुफे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस भी कहते हैं। क्योंकि आपके लाइफ टाइम में ऐसे बहुत से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलेंगे जहां बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और अमीर भी बन रहे हैं, लेकिन आपको उसके बारे में इतना पता नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे सबसे पहले आपको उन इन्वेस्टमेंट्स को समझना चाहिए, फिर ही उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर आपने इसी टाइटन स्टॉक कंपनी में ईयर 2000 में इन्वेस्ट किया होता, जब इसका शेयर प्राइस 7 रुपए के आसपास था, तो आपने 2003 में इसे बेच दिया होता जब इसका शेयर प्राइस 2-3 रुपए के आसपास था। क्योंकि 7 रुपए से 2 रुपए मतलब 70% का लॉस होता है। तो जिनको बिजनेस की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो वो हमेशा मार्केट क्रैश के बीच अपने शेयर्स डर के सेल कर देते हैं। राकेश झुंझुनवाला ने काफी पहले से इसमें इन्वेस्ट कर रखा था, ईयर 2000 से भी पहले से। लेकिन जब इसका शेयर प्राइस नीचे गिरा 2002-2003 में, तो उन्होंने इसमें एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम की सारी सेविंग्स इसमें लगा दी, क्योंकि उनको इस कंपनी की इतनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग थी।
तो एक चीज मैंने हमेशा देखी है कि स्टॉक सेम होते हैं लेकिन दो लोगों को उनका आउटकम अलग अलग मिलता है। एक को प्रॉफिट और दूसरे को लॉस, क्योंकि जिसको लॉस मिलता है तो उन्होंने लॉ नंबर 4 फॉलो नहीं किया होता है और उन्होंने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया होता है उसे बिना समझे। और फाइनल लॉ है Gold flees the man who would force it to impossible earnings or who follows the seductive advice of tricksters and scammers or who trust it to his own inexperience and romantic desires in investment। अब इसका मतलब ये है कि जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे 21 दिन में पैसे डबल या फिर 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए कमाने की सोचते हैं, तो वैसे लोगों के पास जो पैसा ऑलरेडी होता है ना, वो भी उड़कर भाग जाता है। और ऐसी एडवाइस आपको फ्रॉड इन्फ्लुएंसर्स एंड स्कैमर्स देंगे जो आपको पूरी तरह ग्रीड में डुबा डुबा के ऐसे काम कराएंगे। वो लोग आपको स्क्रीन शॉट्स भेजेंगे कि उन्होंने एक ही दिन में 5 लाख रुपए कमाया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए और ये बहुत ही इजी है, आपको भी करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन वॉरेन बुफे और पर्सनली मैं भी डे ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को वेपन्स ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रैक्शन मानते हैं। मतलब बहुत ही आसानी से एकदम चुटकी बजाते ही आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कमेंट आते हैं जहां लोग अपनी रियल लाइफ स्टोरीज बताते हैं कि कैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके या फिर दूसरे ऐप जैसे फॉरेक्स, बाइनरी, क्रिप्टो, फ्यूचर एंड ऑप्शन से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लाखों रुपए का लॉस किया है। जैसे मुझे काफी रिसेंटली एक ईमेल आया जहां एक आदमी ने कहा कि उसकी 6 सिस्टर्स हैं और उसने टोटल 12 लाख रुपए सेव किए थे उनकी शादी के लिए, जो उसने सारे ट्रेडिंग करके लूज कर दिए। और उस पे बहुत बड़ा लोन का टेंशन भी है और उसे पता नहीं कि वो उसे कैसे हैंडल करे। तो ये जो मिस्टेक्स हैं लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं, जो नौमेसिर ने भी की थी कि जितना पैसा आपके पास पहले होता है आप उसे लूज करके ही सबक सीखते हो। तो इसीलिए ऐसी वीडियोस मैं टाइम टू टाइम बनाता रहता हूँ ताकि आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करो जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इस फाइनेंशियल फ्रीडम की रेस में काफी पीछे रह जाते हैं। अब दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि चाहे आप अपनी लाइफ में कितनी भी गलती करो, आप हमेशा एक कमबैक कर सकते हो और अपनी लाइफ टाइम में वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। तो नौमेसिर ने भी अपनी 10 साल की जर्नी में जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारी मिस्टेक्स की। कहीं वो हॉर्स रेस में सट्टेबाजी करता तो कभी खराब बिजनेस में इन्वेस्ट करता जहां वो पैसे कमा तो नहीं पाया बल्कि वहां उसने अपने पैसे लूज कर दिए। लेकिन उसने हार नहीं मानी, मेहनत करके, मजदूरी करके, थोड़े पैसे सेव करके एक्चुअल में इन्वेस्टिंग शुरू की और इन 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करके अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी। जिससे अल्टीमेटली हुआ ये कि वो अपने पिताजी से कहने लगा कि अगर तुम सच में अपनी पूरी दौलत दे देते लेकिन वो 5 गोल्डन रूल्स नहीं देते तो मैं आपकी दौलत तो क्या, पूरी दुनिया की दौलत भी बहुत जल्दी बर्बाद कर देता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप बुद्धिमान हो। फिर नौमेसिर अपने गुलाम को इशारा करता है, एक के बाद एक 6 बड़े बड़े बैग लेके वो गुलाम सबके सामने रखता है। फिर नौमेसिर उसमें से एक बैग उठाता है और खोलता है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं और पब्लिकली सबके सामने अपने पिता से कहता है कि आपने मुझे एक सोने के सिक्कों का झोला दिया था लेकिन उसके बदले मैं आपको ये एक बड़ा वाला बैग रिटर्न दे रहा हूँ और इसके साथ में आपने मुझे 5 गोल्डन रूल्स दिए थे जिसका बदला मैं शायद पूरी जिंदगी भी चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए 5 एक्स्ट्रा बैग लेके आया हूँ जो मैंने आपके रूल्स फॉलो करके अपनी मेहनत से कमाए हैं। और अगर आप मुझे अपनी दौलत नहीं भी देते तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी में अपनी दौलत खुद कमा सकता हूँ। अगर मेरी दौलत किसी वजह से खत्म भी हो जाती है तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। लोग मुझसे मेरे पैसे छीन सकते हैं, मेरा घर छीन सकते हैं, लेकिन कोई मुझसे मेरी नॉलेज नहीं छीन सकता। और ये सुन के अर्कत अपने बेटे पर काफी प्राउड फील करता है और कहता है कि आज तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुम मेरे ही बेटे हो और इस दौलत के हकदार भी हो। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको इतना डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करो, मतलब ऐसे टाइमलेस लेसन्स को सीखो जिससे होगा ये कि जिस चीज को आप दिल से चाहते हो तो वो खुद आपके पास चल के आएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली आने वाली वीडियो में हम इससे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बाबा शेर नामक इंसान के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेरी फेवरेट है। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपसे कोई भी ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। और फ्री में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो वरना डिसलाइक करो। मुझे कमेंट करके बताओ आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करोगे आपका कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद।